नमस्कार मित्रों। क्या हाल हैं आपके। आप लोगों का यूपीपीसीएल का आंसर की आ गया और अब तक आप लोगों ने अपना नंबर मिला भी लिया होगा। अब मैं कुछ फैक्ट के बारे में आपसे बात करता हूँ जो कि इस परीक्षा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारा ज्ञान बांट चुके हैं और अभी तक सबका कट ऑफ वाला वीडियो भी बन चुका है, परंतु आप लोगों से मैं सारी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि इस परीक्षा में बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है। लगभग 60% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। बाकी जो बच्चों ने परीक्षा दी है उनमें से काफ़ी बच्चे कंप्यूटर जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था उसमें फ़ेल हैं, जिसकी 40% संख्या है। कुछ लोग बहुत कम मार्जिन से कंप्यूटर में फ़ेल हैं या पास हैं। नोटिफिकेशन के आधार पर पेपर 2 भाग में था, तो दोनों भागों में अलग अलग नॉमिनेशन होगा, जिसमें जिनके शिफ्ट कंप्यूटर क्या कठिन था उनको लाभ जरूर मिलेगा। परंतु आप लोग ये भी जान लें, जो लड़के सिंपल शिफ्ट में बाउंड्री लाइन पे कंप्यूटर पास हैं वे फेल भी हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ेंगे तो न घटेंगे भी लड़कों के। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पेपर 18 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में था और मैं कंप्यूटर में काफ़ी अच्छी पकड़ है, परंतु मुझे अपनी कंप्यूटर बहुत टफ लगी। परंतु आप लोगों की दुआ से मैं पास हूँ। और जहाँ तक मैं यूट्यूबरों के कमेंट्स देख रहा था उसमें कुछ लोगों ने अपने कंप्यूटर के मार्क्स 40-35 बताए हैं। इससे ये मालूम चलता है कि उनके शिफ्ट के कंप्यूटर बहुत सिंपल आए। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुत सारे शिफ्टों में बहुत सारे पेपर सिंपल आए हैं, परंतु 18 के बाद जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ बहुत सारे शिफ्ट कठिन आए हैं। और जहाँ तक मैं दूसरे पेपर की बात करूँ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश की, तो मैं अपने शिफ्ट की बात करूँ तो मेरी शिफ्ट ऐसी थी जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन मैं लगाते रहा लेकिन मेरी रीजनिंग लग नहीं पा रही थी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बैंक की तैयारी की है, परंतु वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि रीजनिंग इतनी घुमा के पूछी गई है कि मुझे ऑप्शन में ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं किसको सही मानूं किसको गलत मानूं। कोडिंग डिकोडिंग तक समझ नहीं आ रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पेपर टफ बना था हमारे शिफ्ट में। 18 के बाद की सारी शिफ्ट मुझे लगता है कि जहाँ तक अच्छा पेपर बने हैं और कठिन पेपर बने हैं। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप देखेंगे कि कुछ लोगों में फिगर ऑफ स्पीच आई है, कुछ लोगों में केवल एक्टिव पैसिव वॉइस भर रखा है। एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप समझ सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन सा शिफ्ट सिंपल होगा कौन सा कठिन होगा। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस वाले शिफ्ट को आप देखेंगे तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने जाएंगे और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी पूछ रखा है तो वो सिर्फ टफ टफ मानी जाएगी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिन जिन शिफ्ट्स में एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन थे वो सिंपल शिफ्ट है, और बाकी जो शिफ्ट बच रही है जिनमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जा रहा है, एक्टिव पैसिव वाइब भी पूछा जा रहा है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछा जा रहा है, वो हार्ड शिफ्ट है, आप यकीन मानिए। इस आधार पर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा जब नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो बच्चे अभी अपना 140, 136, 145 इस आधार पर नंबर बता रहे हैं, आप उनके नंबर देखकर घबराएं बिल्कुल मत, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो सब एक धरातल पर आ जाएंगे। इस आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिनके अधिक नंबर हैं वो कम होंगे और जिनके कम नंबर हैं वो अधिक होंगे। और जब अभी ये भी आप जान लें कि अभी आरक्षण का लाभ किसी को नहीं मिलेगा, इस स्टेज पे आरक्षण का लाभ किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण एक बार ही दिया जा रहा है। इस आधार पर आरक्षण फाइनल मेरिट में ही मिलेगी जब आपका टाइपिंग का टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी 20 नंबर की स्पेशल टाइपिंग होगी जो इंग्लिश की होगी, उस पर 20 नंबर मिलेगा जब आप 35 की स्पीड आप देते हैं तो आरक्षण का लाभ लास्ट में ही मिलेगा। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों की कॉलिंग होगी। 3 गुना बच्चे जो बुलाए जा रहे हैं कम से कम, उसमें बहुत सारे लड़के आएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपीसीएल जेईई का रिजल्ट आया है और उसमें नॉर्मलाइजेशन की स्थिति ये रही कि 152 वाले बच्चे जिस शिफ्ट में थे जिनका नंबर 152 था उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि दूसरी शिफ्ट में 135 वाले जो नंबर पाए थे उनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना बड़ा रोल होता है
इन एग्ज़ाम्स में जिनमें बहुत सारे शिफ्टों में पेपर होता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न हर शिफ्ट में अलग अलग होता है एग्जामिनर। जबकि यूपीपीसीएल आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शिफ्टों में हुआ है यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट का पेपर। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेपर का लेवल हर शिफ्ट में अलग अलग था। कुछ बच्चों जो कह रहे हैं कंप्यूटर में 40 नंबर लाए, मेरे हिसाब से मेरे पेपर में तो ये नामुमकिन है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं अभी अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि आप समझें, नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। आप बिल्कुल न घबराएं और टाइपिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि टाइपिंग बहुत बड़ा रोल क्रिएट करेगी सिलेक्शन के लिए। टाइपिंग टफ है, आप समझें इस बात को। यहाँ घर में 30-40 की स्पीड लाना बहुत आसान है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में 30-40 की स्पीड लाना बहुत कठिन है। आप इस बात को मानिए, हाथ कांप जाते हैं वहाँ। कितने बड़े बड़े टाइपिस्ट रहेंगे, हाथ कांप जाएगा, कीबोर्ड खराब मिल जाएगा। आप समझिए वहाँ बहुत सारे फैक्टर होते हैं। टेबल ऊंची हो जाएगी, कुर्सी नीची मिल जाएगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ नहीं कह सकते आप। बस आप जब टाइपिंग देने जाएंगे, सब भगवान भरोसे रहता है वहाँ। तो इस बात को आप आधार मानिए। और आप अगर आपका, मैं आपको बता रहा हूँ संभावित, अगर आपका नंबर 90 से 110 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ मानिए, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर बढ़ेगा, आप ये समझिए। आपकी कॉलिंग आएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल आसान नहीं था। ये पेपर बहुत अच्छे लेवल से बनाया गया है और कहीं धांधली भी नहीं हुई है जैसा कि सुनने में आया। तो आप निश्चिंत रहें और अच्छे से तैयारी करें। टाइपिंग बहुत जल्द होगी, ये आप मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर टाइपिंग करा के संस्था आयोग जो है जल्द से जल्द रिजल्ट इसका लाने की कोशिश करेगी। तो आप ये समझिए। और अगर आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो ऑब्जेक्शन ज़रूर डालें, ऑब्जेक्शन से पीछे ना हटिएगा। जहाँ से भी प्रमाण खोजना है गूगल से खोजिए, जहाँ से खोज मिलता है वहाँ से खोजिए, लेकिन ऑब्जेक्शन डालिए। अगर आपको प्रमाण कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप अपने पेपर पे एक हैंडराइटिंग से प्रमाण बनाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, इसकी फ़ोटो खींचकर। ये भी तरीका है ऑब्जेक्शन देने का। आप हर तरीके से ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्शन में आपको कहीं से कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, परंतु आपको पता है कि ये क्वेश्चन गलत है इंग्लिश में, हिंदी में, तो आप उसको पेपर पर बढ़िया से डिस्क्राइब करके आप उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिए, वो मान्य है। तो इस तरह से भी ऑब्जेक्शन क्रिएट किया जा सकते हैं। ऑब्जेक्शन बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, हल्का सा भी डाउट है, मल्टीपल ऑप्शन सही हो रहे हैं, आप ऑब्जेक्शन करिए, उसका आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। जितने से ज़्यादा ऑब्जेक्शन होगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो इन सब बातों से आप समझ चुके हैं कि आगे आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और अगर आप कंप्यूटर में पास हैं, अच्छे नंबर से पास हैं, और बाकी आपके उधर जितने भी नंबर बन रहे हो, आप बिल्कुल ना घबराएं। हर शिफ्ट के अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, अलग इफेक्ट आएगा, तो आप बिल्कुल ध्यान न दें। नॉर्मलाइजेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक आप बिल्कुल ध्यान न दें। और बाकी यूट्यूब पे कट ऑफ देखना बंद करें, उससे आपका कोई भविष्य नहीं बनने वाला है। भविष्य आपका टाइपिंग से बनेगा, टाइपिंग पे ध्यान दें। टाइपिंग नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं, आपका नंबर चाहे जितना भी हो, और कम नंबर वाला लड़का नौकरी पा जाएगा, अधिक नंबर वाले लड़के रह जाएंगे। कि 30 की कुर्ती देव पे स्पीड देना मामूली बात नहीं है। 5 मिनट की टाइपिंग होगी आपका, समझ रहे हैं 5 मिनट का मतलब समझते हैं आप? मतलब आप वहाँ पे सीखने नहीं जा रहे हैं, आपकी एक गलती भी आपका भविष्य चौपट कर देगी। आप समझिए, आप मतलब अगर आपने एक मिस्टेक की, आप घबरा जाएंगे, जल्द हाथ कांप जाते हैं वहाँ पे, आप घबरा जाएंगे और आपका गलती वो कवर अप नहीं हो जाएगा। क्योंकि 10 मिनट की टाइपिंग में कवर अप हो जाता है, 5 मिनट में आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अच्छी आती है तभी आप टाइपिंग दे पाएंगे। तो आप समझिए इस रोल को। और इंग्लिश में आप जैसे जानते हैं कि 35 की स्पीड मांगी है, इंग्लिश लगभग लगभग सबको आती है, तो उस पर और अच्छे अपना स्पीड बनाइए। 60 की स्पीड करके जाइए वहाँ कम से कम। 60 की स्पीड आप महीने भर में निकाल लेंगे। बस आप कंटेंट देखकर टाइपिंग कीजिए, नीचे मत देखिए क्या लिख रहे हैं, और अपनी उंगलियों पर भरोसा कीजिए। उंगली पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी उंगली पर भरोसा नहीं करेंगे, समझ लीजिए आपका मस्तिष्क पर भरोसा नहीं है अपने। और टाइपिंग में ये दोनों का रोल बहुत ज़्यादा है। आपको अपनी उंगली पर भरोसा करना होगा कि आप अपनी उंगली सही जगह पटक रहे हैं। अगर सही की स्ट्रोक पे आप नहीं अपना की स्ट्रोक पे आप उंगली सही रखेंगे तो आपको अच्छी इन टाइपिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, अपने उंगली पे कॉन्फिडेंस रखिए और एरर कम करिए, एरर एक्यूरेसी अच्छी लाने की कोशिश कीजिए। एक्यूरेसी ही मेंटेन रहेगी तो आपका ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगा।
एक्यूरेसी मेंटेन रखिए, बैक स्पेस कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। रोज़ टारगेट कीजिए कि मैं आज बैक स्पेस दबाऊंगा ही नहीं, इस स्थिति से टाइपिंग कीजिए। आप जितना बैक स्पेस दबाएंगे आपकी स्पीड कम होती चली जाएगी, ये आप ध्यान दीजिए। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए। बाकी मैं आपकी और सहायता करूंगा आगे वीडियो बनाकर। और आप अपने को संगठित कीजिए, अपने मस्तिष्क को संगठित कीजिए, एकत्रित कीजिए और एक नए निश्चित काम पे लग जाइए कि आपको अब टाइपिंग की तैयारी करनी है। रिजल्ट जो भी आएगा देखा जाएगा, जो भी टाइपिंग आपकी कभी बर्बाद नहीं जाएगी। आगे भी बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो आप टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। टाइपिंग ही आपका भविष्य बना सकती है, क्योंकि मैं जानता हूँ टाइपिंग हर एग्ज़ाम में जिसमें भी स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है। हर कोई स्किल को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए। टाइपिंग की स्किल मामूली स्किल नहीं है। टाइपिंग हुआ, स्टेनो हुआ, आप इस सब पे ध्यान दीजिए। इन सब की स्किल में बहुत सारे लड़के फेल होते हैं। धन्यवाद। आगे मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।